हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट इंद्रदेव और आप देख रहे हैं हमारा इस यूट्यूब चैनल ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में मैं आज फिर से एक नया क्वेश्चन लाया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुगल काल में स्थापत्य कला। जिस तरह से एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री में अधिकतर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, उसी तरह से ये मुगल काल में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्थापत्य कला। स्थापत्य कला ऐसे तो प्राचीन में भी पूछा जाता है, मेडाइवल में भी पूछा जाता है, मॉडर्न में भी। लेकिन मुगल काल का जो स्थापत्य कला है वो देखने में बहुत ही बेहतरीन है। और इसका सीधा सा उदाहरण हम एग्जाम्पल के रूप में ताजमहल लेते हैं या शाहजहाँ के काल को लेते हैं, जिसे मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है स्थापत्य कला के क्षेत्र में। तो हम आज इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आज हम देखते हैं इसका आंसर राइटिंग कि इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा, मुगल काल में स्थापत्य कला के विकास का वर्णन करें। दूसरी तरफ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन मेन फोकस क्या रहता है दोस्तों कि स्थापत्य कला किसी भी तरह से पूछ सकता है। शाहजहाँ के बारे में स्पेशल, क्योंकि शाहजहाँ के टाइम में कुछ ज़्यादा ही स्थापत्य कला का विकास हुआ था या फिर उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। ठीक है, तो हम देखते हैं स्थापत्य कला। आंसर देखते हैं हमारा क्या है आंसर। कला और साहित्य। स्थापत्य कला के विकास की दृष्टि से मुगल काल विश्व प्रसिद्ध है। औरंगजेब को छोड़कर सभी महान मुगल सम्राट कला प्रेमी थे। मुगल युग में स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला, लेखन कला, मूर्ति कला आदि विभिन्न कलाओं को सम्राटों, उनके सामंतों एवं प्रसिद्ध हिंदू राजाओं से काफी प्रोत्साहन मिला था। मुगल सम्राटों ने देशी विदेशी कलाकारों को अपने दरबार में आश्रय दिया था। फलतः मुगल काल को भारतीय ललित कलाओं के इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। बाबर। हम एक एक करके सबको देखेंगे, ठीक है, क्योंकि मुगल काल में बोला जाता है तो हम बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, लास्ट औरंगजेब तक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि औरंगजेब के बाद कला का विकास समझिए थम सा गया था या नहीं के बराबर, बाद में वो क्षेत्रीय हो गया था। ठीक है, क्योंकि उसके बाद कोई अच्छा शासक नहीं रहा जो कि ऐसा कर सके। क्योंकि आप ही जानते हैं कुछ साल तक जो रहेंगे या एक दो महीने रहेंगे तो आप अधिक विकास नहीं कर पाइएगा। उसके लिए आपको सतत, मतलब अधिक देर तक टिके रहना चाहिए। जैसे आप देखते हैं क्रिकेट मैच में, अगर कोई 10 मिनट रहेगा तो ज़्यादा रन नहीं बना पाएगा। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको टिक के खेलना पड़ेगा। जैसे आप टेस्ट मैच देखते हैं, टेस्ट मैच में आप देखते हो कि भले रन नहीं बनता है, लेकिन जब तक जो ज़्यादा देर तक टिकता है वो खिलाड़ी ज़्यादा रन बनाता है। उसी तरह यहाँ भी जो ज़्यादा देर तक रहेंगे शासक, वो अच्छी तरह से ध्यान देंगे। जो कम दिन तक रहेंगे वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो आइए देखते हैं, हम एक एक करके देखते हैं बाबर के बारे में। बाबर को इमारतें बनवाने का काफी शौक था। यद्यपि उसका समय अधिकतर युद्धों में ही बीता, फिर भी उसने आगरा, ग्वालियर, बयाना, धौलपुर, सिकरी आदि स्थानों में इमारतें बनवाई थी। बाबर की बनवाई हुई इमारतों में केवल दो इमारतें बची हुई है, एक तो पानीपत की मस्जिद और दूसरी संभल की मस्जिद। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम हुमायूं। हुमायूं का राज्यकाल भी अधिकांशतः युद्धों में ही बीता। उसे वास्तुकला के विकास के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला। फिर भी वह ईरान से कुछ कारीगरों को अपने साथ भारत लाया था, जिन्होंने स्थापत्य कला के विकास में अपना योगदान दिया था। हुमायूं के समय की केवल दो मस्जिदें इस समय विद्यमान है। पहला दिल्ली स्थित दीनपनाह नामक महल, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी, और दूसरा हरियाणा के हिसार जिले में स्थित फतेहपुर की मस्जिद। हुमायूं के शासनकाल के मध्य में अल्पकाल के लिए अफगान नेता शेर शाह का दिल्ली की गद्दी पर अधिकार हो गया था। शेर शाह भी इमारतों का शौकीन था, किंतु उससे पर्याप्त समय नहीं मिल पाया और उसके काल में बहुत कम इमारतें बन पाई। उसकी बनाई हुई इमारतों में सासाराम का शेर शाह का मकबरा उल्लेखनीय है। यह हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। यह उनके समन्वय का अद्भुत प्रदर्शन है। इसके अतिरिक्त शेर शाह ने दिल्ली के पुराने किले की मरम्मत करवाई तथा वहां किला ए कोना नामक मस्जिद का निर्माण किया। नेक्स्ट देखते हैं अकबर। अकबर का शासनकाल स्थापत्य कला के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध है। उसके समय में स्थापत्य कला का आश्चर्यजनक विकास हुआ, क्योंकि आपको पता है कि अकबर बहुत ही, मतलब 1656 से लेकर के 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक का शासन। इस लंबे से लगभग 50 साल के लगभग पीरियड में आपको पता चलेगा कि ज़्यादा दिन तक रहेगा तो ज़्यादा कम करेगा, तो इसलिए उसके टाइम में आश्चर्यजनक विकास हुआ। इसके अनेक कारण था। सर्वप्रथम अकबर साधन संपन्न था और उसके साम्राज्य में शांति एवं सुव्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त इसके शासनकाल या साम्राज्य की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी, जो सांस्कृतिक प्रगति के लिए आवश्यक है।
अकबर स्वयं एक उदार एवं कला प्रेमी सम्राट था। उसके समय में वास्तुकला में हिंदू, जैन, पर्शियन आदि विभिन्न कलाओं का सुंदर सम्मिश्रण हुआ। अबुल फजल ने लिखा है कि सम्राट ने हृदय एवं मस्तिष्क के विचारों को पत्थर एवं चूने का रूप दे दिया। प्रारंभ में अकबर को ईरानी स्थापत्य कला से प्रेम था, परंतु धीरे धीरे उस पर हिंदू कला का प्रभाव बढ़ने लगा। उसने बहुत विचार कर हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला शैली को अपनाया, जो दोनों शैलियों का अद्भुत मिश्रण था। इसमें राजपूत शैली का भी पुट हम पाते हैं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अनेक प्रसिद्ध भवनों का निर्माण कराया। यह नगर शेख सलीम चिश्ती की याद में 1569 ईस्वी में बसाया गया था। इस नगर को भव्य इमारतों से सजाया गया। यहाँ के भवनों में बुलंद दरवाजा, जमा मस्जिद, शेख चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई का महल, पंचमहल, बीरबल का महल, तुर्की सुल्तानों का महल आदि प्रसिद्ध है। पंचमहल को तो देखकर बौद्ध विहार का आभास होता है। जमा मस्जिद का निर्माण अरबी एवं फारसी पद्धति के अनुसार हुआ था। बुलंद दरवाजा तथा जोधाबाई महल में भी भारतीय तथा बौद्ध स्थापत्य शैली की झलक मिलती है। बुलंद दरवाजा गुजरात विजय की स्मृति में बनवाया गया था। यह 146 फुट ऊंचा है तथा इसकी सुंदरता और विशालता अनुपम है। पाश्चात्य विद्वानों ने फतेहपुर सीकरी की तुलना फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के वर्साई स्थित शीश महल से की है। आज फतेहपुर एक निर्जन एवं उजाड़ क्षेत्र के रूप में। इसके संबंध में प्रसिद्ध इतिहासकार लेन पुल ने लिखा है कि इस निर्जन नगर फतेहपुर सीकरी की तरह सुंदर और शोकजनक स्थान पूरे भारत में कहीं नहीं, जो एक उजड़े हुए स्वप्न का मुख्य साथी बना खड़ा है। 1569 ईस्वी से लेकर 1585 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की वास्तविक राजधानी आगरा न होकर यही फतेहपुर सीकरी था। अकबर ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी के रूप में निर्माण 1564 ईस्वी में प्रारंभ किया था और इसे 8 वर्षों में पूरा किया। इसे भी अन्य भव्य भवनों से सजाया गया। आगरा का किला अकबर की वास्तुकला के प्रति प्रेम का प्रतीक है। इसका घेरा 1.5 मील का है और इसके 2 प्रवेश द्वार है। इसकी दीवारों की ऊंचाई 75 फीट है। किले के अंदर दीवाने आम और दीवाने खास मुगल स्थापत्य कला के अद्भुत नमूने हैं। इनमें लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है। जहांगीर महल हिंदू वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है। इसके अतिरिक्त अकबर ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा एवं सिकंदरा में अपना मकबरा बनवाया, जो उसके जीवन काल में पूरा न हो सका। उसने आगरा, लाहौर, इलाहाबाद एवं अजमेर में किलों का निर्माण कराया। निस्संदेह अकबर एक भवन निर्माता था। नेक्स्ट देखते हैं हम जहांगीर। जहांगीर ने वास्तुकला की अपेक्षा संगीत कला में अधिक रुचि प्रदर्शित की, लेकिन अपनी पत्नी नूरजहां के वास्तुकला के प्रति रुझान के कारण जहांगीर के शासनकाल में अनेक सुंदर एवं भव्य भवनों का निर्माण हुआ। इस काल में संगमरमर का प्रयोग अधिकाधिक होने लगा तथा उन पर कीमती पत्थरों से नक्काशी भी की गई। जहांगीर ने सिकंदरा के अकबर के मकबरे के निर्माण को पूरा किया। जहांगीर ने लाहौर के किले का विस्तार किया तथा इसमें मोती मस्जिद का निर्माण कराया। इसके समय की एक भव्य एवं सुंदर इमारत नूरजहां के पिता और जहांगीर के ससुर इत्मादौला का मकबरा है। दूसरी सुंदर इमारत जहांगीर का मकबरा है, जिसका निर्माण नूरजहां ने लाहौर में करवाया था। नेक्स्ट देखते शाहजहां। शाहजहां का शासन काल वास्तुकला की प्रगति की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जा सकता है। शाहजहां भव्य इमारतों का बड़ा प्रेमी था। उसे निर्माताओं का शाहजहां कहा जाता है। उसने शाहजहांबाद, जिसे हम वर्तमान में पुरानी दिल्ली कहते हैं, को बसाया तथा वहां का लाल किला का निर्माण करवाया और उसे भव्य भवनों से सजाया। किले के अंदर की इमारतों में मोती मस्जिद, दीवाने आम और दीवाने खास विशेष प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण है। दीवाने खास अपनी सुंदर नक्काशी, सजावट और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। उसके द्वारा निर्मित जमा मस्जिद एक प्रसिद्ध इमारत है, जो मोती मस्जिद से अधिक भव्य एवं विशाल है। शाहजहां द्वारा निर्मित सभी इमारतों में आगरे का ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में से एक है। यह संपूर्ण मुगल कालीन वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की स्मृति में बनवाया था। इस प्रकार शाहजहां ने दिल्ली, आगरा, लाहौर, कश्मीर, अजमेर, अहमदाबाद आदि नगरों में भव्य महल, किले, मकबरे और मस्जिदों का निर्माण करवाया। शाहजहां ने इन इमारतों में लाल पत्थर के साथ साथ श्वेत संगमरमर का भी प्रयोग किया, जिससे वे अधिक भव्य एवं सुंदर दिखलाई पड़ते। अंतिम देखते हैं औरंगजेब। औरंगजेब के शासन काल में स्थापत्य कला की प्रगति को आघात पहुंचा। उससे ललित कलाओं में कोई रुचि नहीं थी, अतः उसके समय में जो इमारतें बनी वे अकबर तथा शाहजहां की इमारतों की तुलना में निम्न दर थी। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले के अंदर एक सफेद संगमरमर का मस्जिद बनवाया। 1679 ईस्वी में उसने दक्षिण के औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी की स्मृति में एक मकबरे का निर्माण कराया। यद्यपि इसके निर्माण में ताजमहल की नकल करने की असफल कोशिश की गई
और कला की दृष्टि से यह निम्नतर रही। इसके अतिरिक्त उसने लाहौरी की बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया, लेकिन उसमें भी शाहजहां की इमारतों की तुलना में कला एवं ओज का अभाव है। औरंगजेब ने काशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करके वहां एक मस्जिद का निर्माण करवाया। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के काल में स्थापत्य कला की प्रगति अवरुद्ध हो गई, क्योंकि स्थापत्य कला के प्रति उनकी कोई रुचि न थी तथा साम्राज्य में चारों ओर अराजकता एवं अव्यवस्था छा जाने के कारण आर्थिक स्थिति डवाडोल हो गई। फलतः किसी नवीन इमारत का निर्माण नहीं हो सका। तो ये हमारा था आज का क्वेश्चन, मुगल काल में स्थापत्य कला। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है मुगल काल से संबंधित। अगर मुगल काल से क्वेश्चन पूछा जाता है तो दो तीन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो अकबर की नीति, दूसरा औरंगजेब की नीति और तीसरी स्थापत्य कला। तो आज के वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। दोस्तों कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं ले के आ पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम थी, तो अब आपको कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।